हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 35 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आपने लास्ट एमसीक्यू सीरीज़ में देखा कि किस तरीके से 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत जिसके अंतर्गत हम 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम वंश था आपका गुलाम वंश। फ्रेंड, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके द्वारा भारत में विजित किए गए प्रदेशों के शासन प्रशासन व्यवस्था के संचालन का दायित्व तो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने लाहौर को राजधानी बना करके गुलाम वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम गुलाम वंश से संबंधित टॉप 35 प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देखेंगे और फ्रेंड हम एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर भी रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड, आइए देर नहीं करते हैं और आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 वंश थे उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था, यानी कि उनको कालानुक्रम अनुसार उन्हें हमें व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा वंश था, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया और अंतिम वंश कौन सा है। चूँकि यहाँ पे 4 वंश दिए हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश थे, मैं आपको 5वां वंश भी बताऊंगी। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं कि जो सही क्रम क्या है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उनके वंशों का। तो पहला है ऑप्शन कि गुलाम, फिर दूसरा तुगलक खिलजी लोदी, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, तीसरा ऑप्शन गुलाम लोदी खिलजी तुगलक और अंतिम ऑप्शन जो विकल्प दिया है वो है तुगलक खिलजी गुलाम लोदी। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड, बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रथम वंश था वो था गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर बीच में फ्रेंड यहाँ पे देखिए सैयद वंश आता है, फिर उसके बाद लोदी वंश। तो पहला वंश कौन सा था आपका गुलाम वंश और अंतिम वंश कौन सा है, लोदी वंश। फ्रेंड, इन वंशों से संबंधित जो प्रश्न आता है मैं आपको यहीं पे क्लियर करती हुई चलती हूँ। पहले तो इसका हमें सही क्रम लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा, हमें इन वंशों के संस्थापक से संबंधित प्रश्न आता है कि इस वंश की स्थापना किसने किया। दूसरा, इस वंश का जो समय काल था कि कब तक लेकर के कब तक किस वंश का शासनकाल रहा है। और तीसरा प्रश्न जो बनता है कि कौन से शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। चौथा वंश बनता है कि कौन से वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। पांचवा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक वृद्ध शासक कौन सा था। और जो अंतिम जो प्रश्न इस तरीके से बनते हैं कि इन वंशों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे उन शासकों के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान दिया गया, जैसे कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में। और दूसरी चीज़ है कि जैसे उनके द्वारा अगर शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया उससे संबंधित प्रश्न बनता है। जैसे उन्होंने बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुधार किए उनसे संबंधित प्रश्न बनता है। तो इसी से संबंधित जो प्रश्न बनता है आपको उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस चैप्टर को पढ़ना भी है, ठीक है। चूँकि हम आइए यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा इन संबंधित जो वंशों से संबंधित थोड़ा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि जैसे गुलाम वंश की फ्रेंड बात करें, गुलाम वंश जिसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। फ्रेंड, मामलुक वंश जो है एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हबीबुल्लाह, ठीक है। हबीबुल्लाह जो है गुलाम वंश को मामलुक वंश कहते हैं और मामलुक जो है एक अरबी शब्द है जिसका तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। यानी कि अगर कोई माता पिता है और उन्होंने अगर अपने पुत्र अपनी संतान को बेच दिया तो वो संतान क्या होगी, दास होगी, और वो माता पिता क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो यानी कि स्वतंत्र माता पिता से जो उत्पन्न दास होते हैं उनको मामलुक कहते हैं। और चूँकि जब हम गुलाम वंश देखेंगे तो गुलाम वंश में हम जितने भी महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे वो किसी न किसी का गुलाम रहा है। जैसे कि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बनेगा वो इल्तुतमिश, वो मोहम्मद गौरी वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहेगा, चूँकि उसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक है वो बलवन है जो कि इल्तुतमिश का गुलाम रहता है। तो ये गुलामों के द्वारा ये वंश चलाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम गुलाम वंश कह रहे हैं या और फिर मामलुक वंश कह रहे हैं। तो चूँकि ये गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। और इस वंश का समय काल देखें तो 1206 से लेकर के 1290 माना जाता है, ठीक है।
इस वंश के बाद जो वंश आता है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और उनका समय देख लीजिए क्या है, 1290 से लेकर के 1320 माना जाता है। मात्र 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा, यानी कि इस पांचों वंशों में जो सर्वाधिक अल्प समय के लिए जो वंश था, उसका जिस वंश का शासन था वो था खिलजी वंश। और इस वंश का जो शासक था, इस वंश का संस्थापक जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, वो सर्वाधिक वृद्ध शासक था, यानी कि वो 70 वर्ष की उम्र में बैठने वाला दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक वृद्ध शासक माना जाता है। खिलजी वंश के बाद फ्रेंड गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित तुगलक वंश, जिसका समय देख लीजिए 1320 से लेकर के 1414, ठीक है। और लगभग माना जाता है इन्होंने 90 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश है। उसके बाद फ्रेंड खिज्र खां के द्वारा स्थापित सैयद वंश, जिसका समय माना जाता है 1414 से लेकर के 1450 माना जाता है। और इस वंश का अंतिम, इस सल्तनत दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो कि बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित लोदी वंश है, जिसका समय मान लीजिए देख लीजिए 1450 से लेकर के 1526। बहलोल लोदी जिसने 38 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया, यानी कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक कौन सा हो गया आपका, बहलोल लोदी, जो कि किस वंश से संबंधित है, लोदी वंश से। तो आपने क्या देखा कि 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित गुलाम वंश का अंत हो रहा है। इस वंश के अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम वंश यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। जब इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होता है, तो दिल्ली सल्तनत की वहीं से हमें समाप्ति दिखती है और दिल्ली सल्तनत के स्थान पे एक नए वंश का स्थापना होता है, एक नए काल की शुरुआत होती है जिसका नाम है मुगल काल। तो यानी कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच के हम इस काल को क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का काल, जिसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। उर्दू थी, अरबी थी, फारसी थी, हिंदी थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी फारसी थी। और यही आगे चल कर के हम देखेंगे जब 7 मार्च 1835 को जो शिक्षा के जो माध्यम बन जाता है, शिक्षा के माध्यम की जो भाषा बन जाती है वो आपकी अंग्रेजी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश जिसे हम मामलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, हमने आपको बता दिया क्यों कहते हैं। उस वंश का संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो देखा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया और लाहौर को राजधानी बनाया। फ्रेंड गुलाम वंश के अंतर्गत देखा जाए तो 3 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हम मानेंगे इन 3 राजवंशों के अंतर्गत 9 शासकों का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। जिसमें पहला जो वंश था एक आपका कुतुबी वंश है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया। ये 1206 से लेकर के 1211 माना जाता है, ठीक है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद थोड़े समय के लिए उसका पुत्र आराम शाह जो कि शासक बनता है, नाम के अनुरूप उसका कार्य रहता है, यानी कि आराम ही करता रहता है। उसको पराजित करता है कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के द्वारा जो अगला वंश की स्थापना की जाती है गुलाम वंश के अंतर्गत, तो वो कौन सी रहती है, आपकी शमसुद्दीन वंश या फिर इलबारी वंश, ठीक है। इलबारी वंश क्योंकि उसकी जो ये तुर्की इलबारी तुर्क रहता है कौन, आपका इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये जो वंश रहेगा वो 1211 से लेकर के 60 के बीच में माना जाएगा। फिर अंत में आप देखेंगे जब बलबन गद्दी पर बैठता है, गुलाम वंश के अंतर्गत जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो उसके द्वारा जो वंश चलाया जाएगा उस समय काल को हम क्या कहेंगे, द्वितीय इलबरी वंश कहेंगे या फिर बलबनी वंश कहेंगे। और जिसका समय क्या मानेंगे, 1266 से लेकर के 90 के बीच में माना जाएगा। क्योंकि 1290 में तो देखा जाए 1290 में
जो उसका वंश आ जाता है, कौन सा, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहीं से हमें 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक आपका प्रथम जो रहेगा कुतुबी वंश रहता है, फिर उसके बाद देखा जाए इलबारी वंश रहता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश रहता है वो भी तुर्क रहता है, लेकिन तुर्कों में भी कई सेक्स रहते हैं, जैसे कि आपका वो इलबरी रहता है। तो इलबरी तुर्क, तो उसे हम उसका इलबरी वंश के भी नाम से जानते हैं। जो कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहता है, तो इसलिए हम उसे शमसुद्दीन वंश के भी नाम से जानते हैं, शमसी वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद अंत में देखा जाए बलवनी वंश, यानी कि बलवन के द्वारा जो चलाया गया शासनकाल रहता है, वही क्या हो गया आपका बलवनी वंश हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी कि जो लाखों में दान करने वाला हो, जो अपनी उदारशीलता के कारण, जो अपने दानशीलता के कारण उसको लाख बख्श कहा जा रहा है, वो कौन सा शासक है। इल्तुतमिश है, बलवन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2003 में ये प्रश्न आया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों में दान करता था, इसलिए उसकी उदारता के कारण, उसकी दानशीलता के कारण उसको क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। चूँकि उसे हाथियाँ कहा जाता था कि वो हाथियों को दान करता था, इसीलिए उसे पील बख्श भी कहा गया, ठीक है, पील बख्श भी कहा जाता था, पील बख्श भी कहा जाता था, ठीक है। और उसे कहा जाता था, उसको और भी नामों से फ्रेंड जाना जाता था, जैसे कि कुरान खां, ठीक है, क्योंकि वो कुरान बहुत अच्छे तरीके से गाया करता था, जिसके कारण उसे कुरान खां कहा जाता था। बहुत अत्यंत सुरीली आवाज़ में गाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि फ्रेंड ये जब मोहम्मद गौरी ने इसको एक काजी से ख़रीदा था, और उस काजी का नाम था फरुद्दीन, ठीक है, या फिर अब्दुल अजीज़ भी कह सकते हो, ठीक है, अब्दुल अजीज़ एक काजी था, अब्दुल अजीज़ के साथ ये रहता था। तो ऐसा माना जाता था कि अब्दुल अजीज़ ने इसको कुरान को अच्छे से, मतलब सुरीली आवाज़ में गा के पढ़ना सिखाया था, और इसी अब्दुल अजीज़ से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया, आपका जो है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम लाख बख्श कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, कुरान खां कहते हैं, ठीक है, इन सब उपाधियों से इसको हम नवाजते हैं। और देखिए इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, बलवन जिसने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण किया। जिले इलाही यानी कि जो पैगंबर की परछाई, ठीक है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरह का जिले इलाही जैसी उपाधि को धारण किया था, उलुग खां कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। फ्रेंड जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी ने जितने भी क्षेत्रों को विजिट किया था, चूँकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है, तो उसने अपने दासों को, उसके अपने गुलामों को अपने क्षेत्रों का बंटवारा कर देता है, जिसमें से हमने क्या देखा था, दिल्ली वाला जो क्षेत्र मिला था वो किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। वहीं जो तजादुद्दीन अल्दौज है, अल्दौज को कौन सा क्षेत्र फ्रेंड मिला था, जो गजनी वाला क्षेत्र मिला था, ये गजनी का शासक था। नासरुद्दीन कुबाचा जो था वो सिंध और मुल्तान का शासक था। तो फ्रेंड जो गजनी का शासक था, जिसे हम ताजुद्दीन अल्दौज कहते हैं, उसी से कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था। और फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्दौज जो है वो बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष करने का प्रयास करता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि वही वास्तविक उत्तराधिकारी है किसका, मोहम्मद गौरी का। और वो मोहम्मद गौरी के जो भारत वाले पूरे क्षेत्र पे अल्दौज जो है वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण कर दिया, इसको पराजित भी किया था। और फ्रेंड इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इसके द्वारा ये जो काम किया गया था, इस दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी कि गजनी से संबंध, जब उसने इसके दौरान उसने गजनी से अपना संबंध विकसित कर लिया, और इस तरीके से उसने मध्य एशिया को भारत की राजनीति से बचा लिया। तो किससे हमें, चूंकि अल्दौज पराजित हो गया तो उसे ही पता था जब पराजित हो जाएगा तो वो घूम करके इस तरफ आक्रमण नहीं करेगा, तो इस वजह से एक तरीके से इस वाले क्षेत्र, गजनी वाले क्षेत्र से भारत का संबंध विच्छेद हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा फ्रेंड जो कि माना जाता है कि 2.5 दिन में ही बना था, ठीक है, तो इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, संत झोपड़ी है, मीनार है। ये बिहार पीसीएस प्री 2015 में प्रश्न आया था। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है फ्रेंड वो एक मस्जिद है, और जो कि कहाँ पे है फ्रेंड, ये आपका अजमेर में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1200 में की गई थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1200 में
अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। और ये माना जाता है कि ये एक जो शासक थे चालुक्य शासक, जिनका नाम था आपका विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, उनको विशल देव भी कहा जाता था, उनके द्वारा एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी को तोड़वा करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उसी के अवशेषों पर इस मस्जिद का यानी कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। और फ्रेंड, इसी की इमारतों की दीवारों पर एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेली, ठीक है, हरिकेली की कुछ पंक्तियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो विग्रहराज जो चतुर जिनको अभी हमने बताया वो चौहान वंश के शासक थे। मैंने गलती से वो बोल दिया आपको, चालुक्य नहीं थे, वो चौहान वंश के शासक थे, विग्रहराज चतुर, जिसे हम विशल देव भी कहते हैं। चलिए, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? अजमेर स्थित जो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? पुस्तकालय, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, संस्कृत विद्यालय। अभी हमने क्या बताया कि चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके उसी के अवशेषों पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न ये बन रहा है कि 2.5 दिन के झोपड़ा जहाँ बनाया गया वहाँ पे पहले क्या था? तो संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद फ्रेंड दिल्ली में है, ठीक है। इसका देखें निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, गियासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो बताइए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और ये मस्जिद भारत में पहली तुर्क मस्जिद है, ठीक है। चूँकि ये तुर्की रहते हैं, इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया पहले मस्जिद का वो कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। और इसी के साथ साथ इंडो इस्लामिक कला का जो प्रथम उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो भी हमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अंतर्गत मिलता है। फ्रेंड ऐसा माना जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो था वो 23 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनवाया गया था। और कई लोग ये भी मानते हैं कि पहले जैन मंदिर बनाया जा रहा था, फिर वहीं पे विष्णु मंदिर बनवाया जा रहा था, तो फिर विष्णु मंदिर को भी तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में, और इसी के प्रांगण में हमें महरौली जो स्तंभ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1197 में। चलिए, तो हम नाम इनका ना बार बार बोलते बोलते भी वो हो जाता है कि प्रोनाउंस ही गड़बड़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, लखनऊ थी। ये प्रश्न देखिए एक बार बिहार में भी आया था 1996 में, और यूपी प्रीवियस प्री में भी आया था 1990 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? लाहौर, ठीक है। लाहौर को इसने केंद्र बना करके अपना गुलाम वंश की स्थापना की। चूँकि 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के नागरिकों के अनुरोध के द्वारा इसने सत्ता ग्रहण किया और अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। फिर आगे चलेंगे, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा तो वो दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा और उसने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य देखना है? कथन दिया है, 2-4 कथन दिए, उनमें हमें सत्य कथन को देखना है कि खोंखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का ऐबक को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, ठीक है। ये जब वापस जा रहा था तो इनके पे भी खोंखरों को, जिन्हें हम खोंखर थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, तो उनको पराजित करके मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था, तो चूंकि वापस जा रहा था तो उसके द्वारा जो प्रदेश, जो भारत में जो प्रदेश जीते गए थे उसका प्रतिनिधि किसको बना के जाता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 2016 को गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है। इसी के बाद 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद ही औपचारिक रूप से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये भी हमारा सही है।
ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। फ्रेंड, जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो ना ही इसने कोई अपने नाम के कोई सिक्के जारी करवाए, ना ही इसने अपने नाम के कोई देखा जाए तो नाम के किसी भी तरह का खुतबा नहीं पढ़वाया, ना ही खलीफा से अपने पद के मान्यता को इसने किसी तरह का प्राप्त किया। एक तरीके से ये मोहम्मद गौरी के गुलाम के ही रूप में ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और अंतिम समय तक मोहम्मद गौरी के गुलाम के ही रूप में इससे दिल्ली सल्तनत का संचालन किया। तो इस तरीके से देखा जाए ये भी सही है। राज्यारोहण के समय दास्तां से मुक्त नहीं था ऐबक, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने किसी भी तरह अपने आप को दास्तां से इसने मुक्त नहीं किया था। ये मलिक और सिपल सलाहर जैसी उपाधियों से ये अपने आप को नवाजा करता था, उसी उपाधि के साथ ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, मलिक और सिपल सलाहर, तो इसलिए ये भी सही है। उसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की नहीं फ्रेंड, इसके द्वारा सुल्तान की पदवी नहीं ग्रहण की गई थी, इसके द्वारा जो थी वही हमने बताया मलिक और सिपल सलाहर जैसी पदवी इसके द्वारा धारण की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दिल्ली का स्वायत्त शासक नहीं था, क्योंकि ना ही तो इसने अपने नाम के कोई सिक्के जारी किए, ना ही तो इसने कोई अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना ही तो इसको खलीफा के द्वारा किसी भी तरह की मान्यता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया 1 2 3, ठीक है 4, हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन। फ्रेंड, यहाँ सुल्तान तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि सुल्तान की पदवी से धारण ही नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट कर छुरा मार उनकी हत्या कर दी। फ्रेंड, ऐसा नहीं था, छुरा मार के हत्या तो मोहम्मद गौरी की गई थी, जब वो नमाज पढ़ रहे थे उसी दौरान उनको छुरा मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, ये गलत है। यहाँ पे हमें सही देखना है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन अल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, ये भी गलत है। उसने तो पराजित किया था गजनी के शासक को या अल्दौज को। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते हुए उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। और फिर चौगौन, जिसे हम वर्तमान में पोलो कहते हैं, चौगौन की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, जब वो पोलो खेल रहे थे घोड़े के ऊपर बैठ करके, आप लोग पोलो देखे होंगे, तो जब वो चौगौन खेल रहे थे उसी दौरान वो घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको कहाँ दफनाया जाता है फ्रेंड? लाहौर में। ठीक है, तो 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको लाहौर में दफना दिया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि वो कौन सा दूसरा शासक रहता है जिसकी हमें कब्र जिसका मकबरा हमें लाहौर में मिलता है, ये भी बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई? ठीक है, कौन सा वो था? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो आंसर क्या है हमारा? इल्तुतमिश। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएस में 2014 में ये प्रश्न आया था। फ्रेंड देखिए, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है आराम शाह। ठीक है, आराम शाह जो मात्र 8 माह तक ही शासन करता है और उसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा जूत के मैदान में, ठीक है, जूत के मैदान में इसको पराजित कर दिया जाता है। किसको? आराम शाह को, क्योंकि जैसा नाम रहता है वैसा ही काम रहता है, बिल्कुल अयोग्य शासक रहता है। इसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश बैठता है। जैसे ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, इसने लाहौर से राजधानी अपनी दिल्ली को बनाया और इसी के साथ ये प्रथम तुर्क शासक था इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने। इसके द्वारा मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए एक प्रथा चलाई गई कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। इसने चांदी का टंका, जो कि 175 ग्रेन का था, चांदी का टंका चलाया, ये भी प्रश्न पूछता है, और तांबे का जीतल चलाया। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, सबसे पहले सिक्के जारी किए इसने। सिक्कों पर इसने सिक्के जो थे इसमें टकसाल के नाम लिखने की जो प्रथा, यानी कि जहाँ से जो टकसाल, जहाँ सिक्के बनते थे वो कहाँ से बने हैं, किस दिनांक को बने, ये सब लिखने की प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया गया इसके समय में। इसने जो कि चांदी का टंका और आपका तांबे का जीतल जैसी व्यवस्था चलाया गया और इसने अपनी राजधानी क्या किया था? दिल्ली में स्थापित किया था और ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, कौन है बताइए?
ये है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो कि इल्बरी तुर्क था, ये भी ध्यान रखिएगा, इल्बरी तुर्क था। इसने दिल्ली में प्रथम मुस्लिम शासक की स्थापना किया और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाएं, इसके द्वारा इसको जो कि खलीफा के द्वारा इसके पद को मान्यता दी जाती है, और यही कारण है ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गौरी का गुलाम था, ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से इक्ता था, ठीक है। मतलब इक्ता जो होता है ना फ्रेंड, इक्ता जो व्यवस्था, इक्ता होता है एक क्षेत्र होता है जो पहले के शासक वर्ग होता थे। एकता व्यवस्था क्या होती थी कि जो वेतन के बदले में हमें जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जो सैनिक थे, सैनिक और गैर सैनिक जो प्रशासक वर्ग थे, उनको वेतन के बदले में जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसी को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, उसी को इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। तो ये इसके पास कौन सा इक्ता था इल्तुतमिश के पास? कालपी का था, लखनौती का था, कलिंजर का था, बदायूं का था। तो इसके पास बदायूं का इक्ता था, किसके पास? इल्तुतमिश के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में प्रश्न आया था और मैंने आपको बताया कि किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश का कहा जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये गुलामों का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। कहाँ पे करेगा अध्ययन केंद्र? मुल्तान, कोलकाता, अलवर, पटना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अध्ययन केंद्र जो इल्तुतमिश ने मुल्तान में स्थापित किया था, और इसी के द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम क्या किया गया था? मदरसे की स्थापना की गई थी, और उस मदरसे का नाम क्या था? मदरसा ए मुइज्जी, ठीक है। सर्वप्रथम जो दिल्ली में मदरसे की स्थापना की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, और आगे जाकर के फिर बदायूं में भी मदरसे की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। बाकी देखा जाए जो इल्तुतमिश का अध्ययन केंद्र था वो कहाँ पे था? मुल्तान में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर होगा सर्वप्रथम? सर्वप्रथम पूछ रहा है तो वही होगा जो स्वतंत्र शासक बनेगा, जो वास्तविक संस्थापक है दिल्ली का। देखिए हमने हिंट किया, कौन है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा उसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया। देखा जाए 1229 में जो बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे जिनका नाम क्या था? मुतस्तनीर, और आगे जाकर के देखिए बिल्लाह मसूर, कुछ ऐसे ही था, बिल्लाह मसूर, सॉरी हाँ, बिल्लाह मसूर के द्वारा इसको धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए गए। किसको? इल्तुतमिश को। और उसी के इल्तुतमिश के ही द्वारा जो बिल्लाह मसूर के नाम के सिक्के जारी किए गए, और इस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को जो औपचारिक मान्यता मिली वो इल्तुतमिश के शासनकाल में मिली। इल्तुतमिश ने जो उपाधि धारण की वो क्या थी? हिंदुस्तान का सुल्तान। इसी के साथ साथ नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि जो धारण की गई थी वो भी इल्तुतमिश के साथ, यानी कि हिंदुस्तान का जो सुल्तान कौन है? वो इल्तुतमिश है। चलिए कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए कि दुनिया के सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, ठीक है। तो कौन से थे? वो अब्बासी खलीफा, उनका नाम था मुतस्तनीर। फ्रेंड ये बड़ा अजीब सा नाम होता है, लेकिन आगे बस ध्यान रखिएगा, विल्लाल मसूर, ठीक है। विल्लाल मसूर के द्वारा इनको धार्मिक और राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। चलिए निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन सी थी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? ये प्रथम भी थी और अंतिम भी थी। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो प्रथम महिला जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। फ्रेंड जब इल्तुतमिश देखा जाए तो जब उसने ग्वालियर का विजय अभियान किया था तो उसी के उपलक्ष्य में इसने रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के जारी किए, और साथ ही साथ इसने अपने सभी मतलब संतानों में से रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी कि अगला जो शासक बनेगा इल्तुतमिश के बाद उसने अपने रजिया सुल्तान में वो सारी योग्यता को इल्तुतमिश ने देखा जो एक शासक बनने के अंदर थी, वो रजिया सुल्तान के अंदर देखता है। क्योंकि जब रजिया सुल्तान, जिसका समय देख लीजिए क्या है,
1236 से लेकर के 1240 मात्र 4 वर्ष का इनका अल्प काल रहता है इनके शासन काल का। तो जब ये गद्दी पर बैठती हैं तो बहुत से अमीरों के द्वारा, चूँकि इनका अमीर सरदार जो थे दरबार में इनका समर्थन करते हैं, कुछ इनके विरोधी भी रहते हैं। समर्थन क्या करते हैं, चूँकि एक महिला रहती है वो सोचते हैं कि चूँकि ये एक महिला है, ये क्या शासन संभालेगी, असली जो है शासन का जो मुख्य शासन संचालन जो है उनके हाथ में, केंद्र उनके हाथ में चीज़ें आ जाएंगी, ये सोच करके उन्होंने इल्तुतमिश के इस निर्णय का समर्थन किया। एक तरीके से अगर आप वर्तमान में देखें, जैसे कि इंदिरा गांधी का शासनकाल, जब इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री चुनने का समय आया तो उनको जो समर्थन करने वाले लोगों ने क्या सोचा, ये तो गूंगी गुड़िया उनको कहा जाता था ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एक देखा जाए सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया, आज वो आयरन लेडी के नाम से भारत की जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उस समय भी इन अमीरों ने सोचा, इन अमीर सरदारों ने सोचा कि ठीक है हम समर्थन कर देते हैं एक महिला को, रजिया सुल्तान को, सुल्तान बनने के लिए, लेकिन वास्तविक जो सत्ता रहेगी वो उनके हाथ में रहेगी। ये सोच करके इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान का समर्थन किया। परंतु कुछ षड्यंत्रकारी भी रहते हैं दरबार में, उनके षड्यंत्र के कारण जो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था, जिसका जो नाम रहता है वो नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कुछ समय के लिए शासक बना दिया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि बहुत ही विलासी टाइप का शासक रहता है, जो बहुत अयोग्य रहता है, उस दौरान उसका जो शासन काल के दौरान उसके जो शासन प्रशासन के जो बागडोर रहती है वो उसकी माँ शाह तुर्काना के हाथ में रहती है। ठीक है, शाह तुर्काना के हाथ में रहती है। शाह तुर्काना जो बहुत ही बेरहमी टाइप की महिला रहती है, एक तरीके से बहुत ही अत्याचारी टाइप की महिला रहती है, और इसके अत्याचारों से तंग आकर के रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र क्यों पहना, क्योंकि लाल वस्त्र में न्याय का प्रतीक रहता है। लाल वस्त्र धारण करके नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने जाती है और उनसे न्याय मांगती है, उनका एक तरीके से उनसे मदद मांगती है, किसके विरुद्ध में, शाह तुर्काना के अत्याचारों के विरुद्ध में। इस तरीके से वहाँ की दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि रजिया के मामले में पहली बार उत्तराधिकार के मामले में दिल्ली सल्तनत की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के मामले में साथ दिया, किसका, रजिया का साथ दिया, और एक तरीके से निर्णय लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ की जनता ने अब्दस्त कर दिया किसको, शाह तुर्काना को, और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो शासिका बनती है वो कौन बनती है, रजिया सुल्तान। क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला रहती है और एक महिला होने के कारण उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ही कम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 वर्षों तक ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके शासन कर पाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासन काल में, किसके काल में आया। तो जो मंगोल जो थे उस टाइम, मंगोल आपने एक मंगोलिया कंट्री भी देखी होगी जो चाइना के उत्तर में देखी, तो वहाँ का शासक था चंगेज खां। उस समय उनकी बहुत विस्तारवादी नीति चल रही थी। इसी क्रम में देखा जाए तो उससे हम उत्तर पश्चिम सीमा पे देखते हैं किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, बलबन के ऐबक में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इल्तुतमिश ने। फ्रेंड जब बलबन जो चंगेज खां है, जिसे हम तिमुचिन के भी नाम से, इसका मूल नाम देखा जाए तो तिमुचिन है। ठीक है, ये उस समय के जो चंगेज खां जो स्वयं को क्या कहता है, स्वयं को कहता है, इसको बहुत गर्व महसूस होता है जब इसको कोई कहे कि ये ईश्वर का अभिशाप है, तो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप यानी कि खुदा का कहर कहलाने में ये गर्व महसूस करने वाला चंगेज खां जो ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण करता है। फ्रेंड ख्वारिज्म जो ईरान में था ख्वारिज्म, और वहाँ के शासकों को शाह कहा जाता था। तो ख्वारिज्म के शाह जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी, ठीक है, माकबरनी पर आक्रमण करता है। माकबरनी भाग करके पूरब की तरफ भागता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की तरफ। और जब दिल्ली सल्तनत की तरफ भागता है तो उस समय शासक कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास चंगेज खां ने एक दूत भेजा अपना कि तुम मकबरनी की सहायता नहीं करोगे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब इल्तुतमिश के सामने एक बड़ी सी अजीब सी स्थिति हो गई कि अगर वो शाह का यानी कि मकबरनी का साथ दिया तो चंगेज खां आक्रमण कर देगा, और चंगेज खां का साथ दिया तो मकबरनी आक्रमण कर गया। तो उसने क्या किया कि कूटनीति चाल से मकबरनी को ये दिखाने की कोशिश किया कि वो अपनी सेनाएं तैयार कर रहा है, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इतना करते करते समय बीत गया, लगभग 3 महीने तक सिंध नदी के तट के उस पार तक जो है
चंगेज खां की जो सेना लगी रही, चंगेज खां खड़ा रहा 3 महीने तक, फिर उसके बाद वो लौट जाता है और फिर कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है कि मकबरनी भी वापस लौट जाता है। तो इस तरीके से इल्तुतमिश जो कि एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, उसने अपने योग्यता के आधार पे, अपनी कूटनीतिक दृष्टि के आधार पे दिल्ली सल्तनत पे मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा कर लिया। ठीक है, तो किसके समय में चंगेज खां आए थे? इल्तुतमिश के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके समय? वही प्रश्न फिर से आ गया है। तो ये बलबन के समय में, फिरोज तुगलक के समय में, इल्तुतमिश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के समय में समय क्या है? 1221 का ये समय है। ठीक है, चलिए चंगेज खां का मूल नाम क्या है? खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन, ओगदी। तो आंसर क्या है? जो आपका चंगेज खां का मूल क्या नाम क्या अभी जस्ट हमने बताया? तेमुचिन था। ठीक है, मंगोल का शासक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया? ऐवाज, नसरुद्दीन मोहम्मद, अली मर्दान, मलिक अलाउद्दीन जनी। ठीक है, तो किसको अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? ये था मलिक अलाउद्दीन जनी। फ्रेंड, जो सूबा होता था ना, जैसे अपने राज्य को सूबे में डिवाइड कर, जैसे प्रांत होता है, कहीं पे प्रांत कहा जाता है, कहीं पे सूबा कहा जाता है। ठीक है, कहीं पे मंडल कहा जाता है। तो जैसे अभी हम लोग राज्य देखते हैं ना, जैसे केंद्र के, जैसे पूरे भारत के अंतर्गत जो भारत है वो राज्यों में डिवाइड है, तो उसी तरह जो क्षेत्र हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो उसको सूबे में डिवाइड किया जाता था, सूबे में बांटा जाता था, और जो सूबे का प्रमुख होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण पद होते थे। तो बिहार जो सूबा था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, मंगोल सूबा भी दिल्ली सल्तनत के अधीन रहेगा। तो और ये आपका बंगाल सूबा भी, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहेगा। तो जो बिहार में सूबेदार था इल्तुतमिश के समय वो था मलिक अलाउद्दीन जनी। और अलबर्नी जो था फ्रेंड, अली मर्दान जो है वो उसने बख्तियार खिलजी की इसने हत्या की थी। बख्तियार खिलजी वही जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। अली मर्दान उसी का मतलब यानी बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने किया था। और चूंकि ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से उसका विस्तार बख्तियार खिलजी जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती भी था मोहम्मद गौरी के लिए। तो मोहम्मद जब उसकी हत्या कर दी जाती अली मर्दान के द्वारा, तो अली मर्दान को मोहम्मद गौरी के द्वारा बंगाल के क्षेत्र का सूबेदार बना करके बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया जाता है। ठीक है, तो अली मर्दान जो था बंगाल का क्या था? सूबेदार था। चलिए, तुर्कान चहलगामी, ठीक है, जैसे 40 मंडल भी कहते हैं, 40 सरदारों का एक दल है, वो कौन था? तुर्कान चहलगामी, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है ये? इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ हैं ये या फिर क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। 40 तुर्क अमीरों का समूह। फ्रेंड, ये जो पद है तुर्कान चहलगामी जो है, इसकी जो सृजन किया गया था वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसका सृजन किया गया था। और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा, हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश के समय में कुछ उसके विरोधी भी थे। विरोधी कौन थे? जो चाहते थे आराम सा शासक बने, जिसको इससे अबदस्त किया था जूत के मैदान में। तो उसके जो समर्थक थे जिसको इल्तुतमिश ने पराजित किया था, वो इल्तुतमिश के तो विरोधी हो गए। कुछ सरदार जो इल्तुतमिश के वफादार थे, जो इल्तुतमिश का समर्थन करते थे, उन्हीं में से 40 सरदारों को इसने मिला करके 40 मंडलों का एक तरीके से ग्रुप बनाया। जो इसके वफादार होते थे उसको क्या कहा गया? तुर्कान चहलगामी। और तुर्कान चहलगामी का जिस पुस्तक में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वह पुस्तक क्या है? इसामी की एक पुस्तक है। इसामी ये आपके इतिहासकार हैं, इसामी की पुस्तक है जिसका नाम है फुतुह उस सलातिन में तुर्कान चहलगामी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये यूपी लोअर तो जो सबऑर्डिनेट प्री 2004 में ये प्रश्न आया है। किसने जो रजिया सुल्तान को उसके पद से उसको हटाया? किसने? अफगानों का, मंगोलों का,
तुर्कों का, अरबों का। ये देखिए अफगान और मंगोल तो हटा ही दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तुर्क सरदार। ठीक है, तुर्क सरदारों के द्वारा क्या किया गया, इसको इससे पद से, सत्ता से इसको सत्ताच्युत कर दिया गया। चूँकि इसके बहुत ज़्यादा विरोधी थे, लोग इसको एक तरीके से गूंगी गुड़िया समझ रहे थे, एक स्त्री समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये एक तरीके से जो शासन चलाएगी वो एक तरीके से उन्हीं के शासन का, उन्हीं के हाथों में सत्ता का केंद्र का, परंतु ऐसा नहीं होता। जब रजिया सुल्तान जो है, जब ये गद्दी पर बैठती है तो इसके द्वारा जो है शासन बहुत एक योग्य शासिका रहती। इसकी योग्यता को ही तो देख करके देखा जाए तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसको शासिका बनाया था। और फिर इसके बाद इसके बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि ये शासन प्रशासन व्यवस्था का जो एक तरीके से बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। ये जब शासिका बनती है तो ये पर्दा प्रथा को त्याग देती है एक तरीके से, और ये एक तरीके से बिना पर्दे के ये वहाँ पे जो आपका दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। इसका जैसे देखा जाए इसके बहुत सारे विरोधी बन जाते हैं, और इन्होंने षड्यंत्र करके क्या किया कि इसको सत्ता से पदच्युत कर दिया गया। बहुत सारी इसके पीछे कहानी भी है, जिसमें से अगर माने कि जैसे जब ये गद्दी पर बैठती है तो इसके कुछ जो विरोधी सरदार, जिसमें से हम माने कि बदायूं, मुल्तान, हांसी, लाहौर के सरदार जो इसके विरोधी रहते हैं, जो सर्वप्रथम जो इसके समय में विरोध किया गया था वो लाहौर का सरदार है, लाहौर का जो गवर्नर है जिसका नाम है कबीर अयाज खां। तो कबीर अयाज खां के द्वारा इसका विरोध किया गया था, सर्वप्रथम विरोध किया गया था। और फिर इसी के समय हम क्या देख रहे हैं कि सुल्तान और जो तुर्कों के बीच जो संघर्ष आरंभ हो रहा है वो हमें रजिया सुल्तान के समय में देखने को मिल रहा है। तो किसने किया था, इसको गद्दी से हटाया, तुर्क सरदारों ने। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण है, क्या कारण है, उसका स्त्री होना, उसका कुशल प्रशासिका नहीं होना, सेना का विद्रोह, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। देखा जाए तो ये सब कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जब उसके बहुत सारे विरोधी हो जाते तो गैर तुर्कों को भी उसने अपने शासन प्रशासन व्यवस्था में बहुत अधिक पदों पर उसने नियुक्त किया। सेना का विद्रोह भी हम कहीं देख रहे हैं। सेना का विद्रोह क्या, जो विद्रोही सरदार रहते हैं उसने इसको लेकर के विद्रोह कर दिया था, कुछ युद्ध वगैरह भी हुए थे, और फिर इसको तो हत्या कर दी जाती है किसकी, रजिया सुल्तान की। फिर उसके बाद एक कुशल प्रशासिका नहीं थी फ्रेंड, एक कुशल प्रशासिका तो बिल्कुल ही थी। इनके कुशल प्रशासन इनकी योग्यता को ही तो देख करके इनके पिता ने इनको अगला अपना उत्तराधिकारी चुना था। सबसे महत्वपूर्ण जो पतन का कारण माना जाता है वो उनका स्त्री होना है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज रजिया सुल्तान की बहुत तारीफ़ कहते हैं। वो कहते हैं कि रजिया सुल्तान में शासिका बनने के सारे गुण हैं, सुल्तान बनने के सारे गुण हैं, परंतु वो सारे गुण उसकी स्त्री हो जाने के कारण खराब हो जाते हैं। अन्य इतिहासकारों ने इसके जो पतन का कारण बताया वो एक तो इसका स्त्री होना, साथ ही साथ दरबार के तुर्क सरदारों का बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना। एक इसके समय का इतिहासकार है जिसका नाम अभी हम लोगों ने लिया समासी। समासी ने बोला कि इसे राज्य सत्ता संभालने की आवश्यकता नहीं, इसे तो चरखा चलाना चाहिए। और इसामी ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसने रजिया और याकुत के संबंध को अवैध बताया, यानी कि याकुत और रजिया के संबंध, प्रेम संबंधों के बारे में बताया। क्या नाम है, इसामी, जिसने अभी कौन सी पुस्तक लिखी थी, फुतुहत उस सलातिन। इसामी के ही द्वारा याकुत जो रहता है फ्रेंड, याकुत वो रजिया सुल्तान के समय में जो पद पे रहता है उसका नाम क्या रहता है, देखा जाए तो याकुत जो अमीर आखुर के पद पे रहता है, यानी कि अश्वशाला का प्रधान रहता है। ठीक है, उसी से इसामी ने क्या किया, रजिया के साथ संबंध को बताया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उसका स्त्री होना ही उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो दिल्ली सुल्तान जो था बलबन का पूरा क्या नाम था, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाते हैं। तो इसका जो पूरा नाम था क्या है, वो है ग्यासुद्दीन। ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन जो है वो बलबन का पूरा नाम है। बलबन जिस सत्ता पे बैठता है 1265 से लेकर के 1287 के बीच ये सत्ता पे बैठता है। इसके द्वारा जो वंश चलाया जाता है उसका नाम क्या है, द्वितीय इल्बरी वंश या फिर बलबनी वंश। और इसका जो मूल नाम फ्रेंड रहता है वो है आपका बदायूनी। ठीक है, इसके समय में देखा जाए तो इसके समय में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर देखी जाए
तो एक तरीके से ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। इसको उलुग खां की उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा? नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? फ्रेंड किसे किया गया था? अभी जस्ट बताया, बलबन को किया गया था। उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? नासरुद्दीन महमूद के द्वारा। नासरुद्दीन महमूद कौन था? जस्ट इसके पहले का शासक था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह जो शासक बनता है, बहराम शाह के बाद जो शासक बनता है वो कौन है आपका? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के ही द्वारा बलबन जो है, बलबन को उलुग खां की उपाधि दी जाती है। नसरुद्दीन महमूद बहुत ही कहा जाता है साधारण शासक रहता है, और इसके द्वारा जो है ये एक तरीके से बलबन का दामाद भी रहता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो था नसरुद्दीन किसके द्वारा, सॉरी नसरुद्दीन महमूद से इससे विवाह करवाया था अपनी पुत्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? मतलब जैसे को तैसे की नीति। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति चलाई गई। बलबन जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो उसके द्वारा एक राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया जाता है। राजत्व का सिद्धांत जो इसका था वो था लौह और रक्त की नीति, साथ ही प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित इसकी जो है राजत्व का सिद्धांत था, ठीक है। राजत्व के सिद्धांत के ही अंतर्गत इसने जो सबसे पहले जो बात की वो थी शासक मतलब प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए क्या कहा कि नियाबत खुदाई के बारे में बात, यानी कि सुल्तान का जो पद है उसने क्या किया कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है, नियाबत खुदाई है, और सुल्तान का धरती पर पैगंबर के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। तो चूँकि हम इसके जो राजत्व के सिद्धांत का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, वो बरनी के तारीख़ फिरोजशाही में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके उल्लेख के बारे में तो जो उल्लेख मिलता है लौह और रक्त की नीति, इन सारी चीज़ों के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ हमें मिलता है? जो बरनी के तारीख़ फिरोजशाही में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बलबन, ठीक है। लौह और रक्त की नीति थी उसकी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिज्र खां, याकूत खां, उधम खां, बदाऊनी, ठीक है, बहाउद्दीन। तो इसका वास्तविक नाम फ्रेंड क्या था? वो था डी बहाउद्दीन। इसका बलबन का वास्तविक नाम था, और यही जो कि हम देख रहे हैं जो कि बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो वक्तत्व दिए गए हैं। कथन ए को दूसरे को, जो कि एक को कथन ए है और दूसरे को कारण है, ठीक है। एक को क्या बताएगा? कथन बताएगा, दूसरा उसका कारण है। कथन क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। इसने शासक की गद्दी को, यानी कि शासक के पद को प्रतिष्ठा के बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति जो है पूरी अपने हाथ में केंद्रीकृत कर ली। इसके द्वारा देखा जाए सबसे पहले तो जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था तुर्कान चहलगामी, यानी कि जो 40 सरदारों का जो दल था उसको दमन कर दिया गया, उसका समाप्त कर दिया गया। कारण क्योंकि ये भी उस तुर्कान चहलगामी का सदस्य हुआ करता, तो उसको पता था कि ये जो 40 सदस्यों का दल है वो किस तरीके से सरदार के यानी कि शासक के विरुद्ध में षड्यंत्र किया करते थे, इस बारे में ये वाकिफ रहता है। इसलिए जैसे ही गद्दी पर बैठता है इसने उस 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा गैर इस्लामिक परंपरा जैसे कि सिजदा, घुटनों के बल पर बैठ करके राजा के सामने झुकना, पायबोस यानी कि राजा के पैरों को चूमना, गैर इस्लामिक परंपरा जो की शुरुआत की गई। इसके द्वारा नवरोज जो है त्यौहार का शुरू किया गया, जो भारतीयों का त्यौहार था, ठीक है। इसके कारण क्या था कि एक तरीके से सत्ता को इसने पूरी तरीके से केंद्रीकृत कर लिया था। यह पहला हमारा से कारण देख लिए, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल ये भी फ्रेंड ये भी सही है, परंतु ये इसका कारण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। कथन और कारण सही है, परंतु जो कथन बी है, कथन जो है जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि हाँ इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए सुदृढ़ किलों का निर्माण किया जाता है, परंतु ये इसका कारण नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तूतिए हिंद, केसरे हिंद, जिले इलाही, दीने इलाही। तो आंसर क्या हो गया हमारा?
जिले इलाही, जिले इलाही जो कि क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है, ईश्वर का एक तरीके से छाया है। कौन? जीने इलाही। तो जीने इलाही जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है वो कौन है? आपका प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? वो बलबन है। और इसी के द्वारा, इसी के नाम का, जीने इलाही नाम का इसने सिक्का भी अपने सिक्कों पर जीने इलाही को भी अंकित करवाया। तूतीय हिंद फ्रेंड किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। केसरी हिंद किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री नयाबे मुमल्लक, ठीक है, मुमल्लक, ठीक है, किसको कहा जाता था? नयाबे सुल्तान जो था, मतलब दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? और उस समय जो पद क्या था? नयाबे ममलिकात भी कहा जाता था, ठीक है, नयाबे ममलिकात के पद पे था। नसरुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। फ्रेंड जो नयाबे ममलिकात का पद का जो सृजन किया गया था वो बहराम शाह के समय इस पद का सृजन किया गया था। और जो पहला व्यक्ति जो बैठा था इस पे एतगिन बैठा था, ठीक है, एतगिन, एतगिन जिसने राजिया सुल्तान के जो विरुद्ध षड्यंत्र किया था, एतगिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी को उस पद पे बैठाया जाता है। और इसके समय में, यानी कि जब नसरुद्दीन मोहम्मद का समय रहता है, उसी के समय क्या है, बलबन जो था वो प्रधानमंत्री यानी कि नयाब ममलिकात के पद पे बैठता है, ठीक है। और नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में आपको बताया कि किस तरह बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता है। कहा जाता है कुरान की नकल करके ये अपने मतलब जो दिन भर के खर्चे को निकालता था, ये एक तरीके से जो राज्य का जो पैसा होता था उसको ट्रस्टी के रूप में ये देखता था कि नहीं, वो सिर्फ राज्य का पैसा अपने खर्चे के लिए कुरान की नकल करता था, टोपियाँ सिलता था। बहुत ही साधारण ये व्यक्ति हुआ करता था। और एक तरीके से इसीलिए बलबन ने अपनी पुत्री का भी विवाह इससे किया था। बाद में शायद माना ऐसा जाता है कि इसी की हत्या कर दी जाती है, किसका? बलबन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और स्वयं बलबन जो है दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए नवरोज अभी हाल ही में मनाया गया, 16 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। नवरोज यानी कि नया, और जो वर्ष का प्रथम दिन यानी कि नया वर्ष किसका कहा जाता है? नवरोज। किसके द्वारा मनाया गया? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा। तो ये देखिए ईरानी त्यौहार था और ये बलबन के द्वारा मनाया गया, ठीक है। नवरोज जिसमें माना जाता है 360 दिन माने जाते हैं फ्रेंड। नवरोज में एक वर्ष का समय होता है। जो पारसियों को जो पहला वर्ष जो प्रथम वर्ष रहता है यानी कि जो 9 वर्ष रहता है उसी को नवरोज कहते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है वो भारत, पाकिस्तान, ईरान और इराक में, ठीक है, तजाकिस्तान में, लेबनान में, इन सारे देशों में नवरोज को मनाया जाता है। अभी 16 अगस्त को नवरोज का त्यौहार मनाया गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रेंड ये तो बिल्कुल सही है। नियामत खुदाई यानी कि सुल्तान जो है वो संसार में ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसने तुर्कान चहलगामी के प्रभाव को समाप्त किया, बिल्कुल करेक्ट है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। लेकिन इक्तेदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ था वो इसके द्वारा फ्रेंड नहीं किया गया था। देखा जाए जो इक्तेदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और इसको वंशानुगत बनाने का जो कार्य किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। क्या है ये इक्तेदारी व्यवस्था? फ्रेंड इक्तेदारी व्यवस्था हमने बताया, इक्ता यानी कि क्षेत्र, यानी कि जो सैनिक हैं और गैर सैनिक जो होते थे उनको वेतन के बदले जो भूमि दान दी जाती थी, जो भूमि दिया जाता था उसी को इक्ता कहा जाता था, इक्तेदारी व्यवस्था कहा जाता था। तो इसका प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था जिसको वंशानुगत करने का काम करता है तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। बलबन के समय में बंगाल में विद्रोह हो जाता है। फ्रेंड बंगाल की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो दिल्ली से काफ़ी दूर है और अक्सर बंगाल में विद्रोह हमें देखने को मिलेगा। अक्सर वहाँ के शासक अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में बलबन के समय में दिल्ली का जो शासक रहता है, दिल्ली का जो सूबेदार रहता है उसका नाम है तुगरिल खां, ठीक है, तुगरिल खां।
तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपने नाम का कलमा पढ़वाया, उसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, एक तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए, इसके मतलब तुगरिल खान को दबाने के लिए बलबन ने सर्वप्रथम अपनी सेनाओं को भेजा। तुगरिल खान ने उनको पराजित किया। फिर देखा जाए, फिर इसके बाद फिर उसने पुनः सेनाओं को भेजा। अंत में देखा जाए तो बार बार सेनाओं के पराजित होने की वजह से जो बलबन है तुगरिल खान के विद्रोह को दमन करने के लिए स्वयं जो है सेना लेकर के अपने पुत्र, जिसका नाम था बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां को लेकर के जाता है बंगाल की तरफ और इसके तुगरिल विद्रोह का दमन करता है। तो इस तरीके से देखा जाए पहली और अंतिम बार बलबन जो है दिल्ली से बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बंगाल में। जो तुगरिल खान के द्वारा जो तुगरिल विद्रोह हुआ रहता है उसी को दमन करने के लिए निकलता है। तुगरिल खान को पराजित करता है और फिर वहाँ के बंगाल का जो सूबेदार अपने पुत्र बुगरा खां को बना देता है। ठीक है, देखिए आज का हमारा प्रश्न है अंतिम। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? किसने कहा स्वयं को खलीफा का सहायक? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या कहा? खलीफा का, स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबल्स होते थे, जो सरदार होते थे, जो दरबार में रहते थे, कि एक समूह चहलगामी के विनाश का श्रेय जाता? फ्रेंड बार बार इसके बारे में चर्चा हुई, पुनः ये प्रश्न आ गया। बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया को। ये जो बलबन ने क्या किया था? तुर्कान ने चहलगामी का अंत किया था, विनाश किया था और इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उनको हमने देखा। कुछ प्रश्न ऐसे, कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं जिनको लेने में बड़ी बोलने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, उसको लेकर के कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं तो यही कहूँगी पढ़ने से मतलब रखा करो। थंबनेल में क्या दिख रहा है और उसके मतलब मैम क्या दिख रही है, मैम क्या नहीं दिख रही हैं, उससे भी उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, पढ़ लो। यही समय है पढ़ने का, कुछ बन जाओ। ठीक है, वही लाइफ में काम आएगा। कौन क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का व्यवहार मत रखो अपना। और दूसरी चीज़ है कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो मेरे अंदर कोई चीज़ फीड कर दी गई और मैं एकदम उस धारा प्रवाह में निकल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इतना ज़्यादा लेकर के उत्तेजित मत हो जाया करो कि यार ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, आपको अपने कंटेंट से मतलब होना चाहिए। एक टीचर आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता है, तो आप उसकी मेहनत को देखा करो, आप उन टीचरों को मेहनत के अप्रिसिएट किया करो। आपकी अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और जितना ज़्यादा आप लोग एक तरीके से किसी टीचर को जब अप्रिशिएट करते हो और वो जब आप लोग के लिए मेहनत करता है फ्रेंड, तो वही आपका आगे चल के परिणाम बनता है, वही आपको एक तरीके से मार्गदर्शक बनता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया करो। चीज़ों को कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करो। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हो, प्रशासक जो वर्ग होगा तो उसका एक दायित्व तो होगा समाज में सुधार लाना, न कि समाज में बार बार किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, तो फ्रेंड यही था। बाकी हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव ए गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।